हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जो अभी मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए, टेस्ट सीरीज़ में जो डिस्काउंट चल रहा था वो 15 अगस्त तक था, लेकिन कल कुछ लोगों को इशू रहा है, उसकी वजह से ये एक दिन और एक्सटेंड कर दिया है और ये 16 अगस्त को 10 PM तक आप इसको ज्वाइन करेंगे तो लिंक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज़ का। आपको वही डिस्काउंट रहेगा आज के लिए और इसको एक्सटेंड कर दिया है, बाकी बाद में ये नहीं रहेगा। दूसरा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है सबको नोट्स भेज दिए हैं, फिर भी अगर किसी को कोई पर्टिकुलर यूनिट टॉपिक के नोट्स नहीं मिले हों या अभी तक जितने टेस्ट हो चुके हैं वो नहीं मिले हों, तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर अवेलेबल है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। टोटल कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको अभी तक टोटल पूरे सिलेबस के नोट्स नहीं मिले हैं तो करंट अफेयर्स का जो है वो जुलाई तक का अपडेटेड अवेलेबल है। नेक्स्ट अपडेटेड आपको जैसे ही अपडेट होगा अगस्त के लास्ट या सितंबर में, उस टाइम आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो आप ले लीजिएगा ये नोट्स, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो आज ज्वाइन कर लीजिए, बाद में इसमें आप फीस कम वगैरह के लिए कहते हैं हो नहीं पाएगा। हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी का एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें 4th A तक हम कर चुके हैं पहले पार्ट में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में। देखिए, आप काफ़ी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लेट्स बिगिन। पार्ट 5 की बात करते हैं। पांचवा पार्ट जो है ये है यूनियन, संघ। अब संघ में, इसमें यूनियन में क्या क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पार्ट 5 है, कई बार देखिए आपके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पार्ट फर्स्ट दे दिया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल दिया जाएगा, पार्ट सेकंड, और इनको मैच करवाया जाएगा कि इनमें से कौन से सही है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको किस पार्ट में का आर्टिकल रेंज क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। पार्ट 5 में है जो आर्टिकल नंबर 52 से लेके और 151 तक है, आर्टिकल 52 से और 151 तक यूनियन में है, संघ भाग 5। अब इसमें पहला पार्ट जो है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस में है? पार्ट 5 में ही है, और हम सभी जानते हैं ये एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, और फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं। ये पहले सिटीजन, पहले नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें ये था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है इमरजेंसी के टाइम, इंदिरा जी के टाइम, और एक 44वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद में। तो कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी थी, उनको कुछ चीज़ों को इसमें हटा दिया था। राष्ट्रपति का जो ऑब्लिगेटरी पावर है वो इसमें से ऑब्लिगेटरी पावर ऐड किया था कि राष्ट्रपति है जो ऑब्लाइज करेंगे, ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया था ऑब्लिगेटरी वर्ड। किस पे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे, और ऑब्लिगेटरी वर्ड ऐड कर दिया था। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें हटा दिया है इसको, ऑब्लिगेटरी वर्ड को अमेंड कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सिटीजन होनी चाहिए। एज, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एज 35 ईयर एज होनी चाहिए, और कोई प्रॉफिट का पद नहीं हो, लोकसभा के जो मेंबर की एलिजिबिलिटी है वही होनी चाहिए, एज जरूर 35 ईयर होनी चाहिए। ये है इनका जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का, 5 साल होना चाहिए, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है।
टेन्योर 5 ईयर, और अपर लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट है जो। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 57 में मेंशन है कि कोई अपर लिमिट नहीं है, कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे, तो वो किसको देंगे? अगर उनकी टर्म पूरी होने से पहले इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो 5 लाख है अभी प्रेजेंट में पर मंथ। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस केस में जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, राष्ट्रपति का ऑफिस है, वो कौन देखते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति काम करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस काम को देखते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जैसे एक्ट करेंगे उस ऑफिस में। अब प्रेसिडेंट की बात हो रही है राष्ट्रपति की, तो पहले कौन से राष्ट्रपति थे ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल में ऑफिस में डेथ हो गई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद दूसरे कौन थे? दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये दूसरे थे जिनकी भी इनके टेन्योर ऑफिस टाइम पे ही डेथ हो गई थी। और ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने एज ए राष्ट्रपति काम किया है? वो थे हिदायतुल्ला, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला है। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो अपॉइंट किए थे एज ए प्रेसिडेंट। ये कब से कब रहे थे? 1969 से, और 1969 में ही रहे थे ये, जुलाई से और अगस्त 1969 तक रहे थे ये। जुलाई 1969 से अगस्त 1969 तक ये एम हिदायतुल्ला जो चीफ जस्टिस थे ये एज ए प्रेसिडेंट रहे थे। इसमें जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, इम्पीच का वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, महाभियोग, ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। ये नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी उसमें ऑफर वगैरह चल रहा है। पावर क्या है प्रेसिडेंट की? तो देखिए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है पावर, एक तो जो 12 मेंबर्स ये राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं वो इनकी पावर है। दूसरा, इनके पास वीटो पावर है। इनके पास आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डन पावर है इनके पास, कि वो किसी सज़ा को कम कर सकते हैं और माफ़ कर सकते हैं, इस तरीके का आर्टिकल 72 में है इनके पास। पार्डन पावर, रिप्राई पावर, रेस्पाइट पावर, रिमिशन पावर, जो पनिशमेंट है उसको सस्पेंड कर देना या कम्यूट कर देना, रिमिट कर देना, किसी व्यक्ति की सज़ा को, डेथ सेंटेंस वगैरह को कम करना, ये आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास पावर है। एक और कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ये सेशन बुला सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास ये पावर है। ऐसी पावर गवर्नेंस के पावर भी पास भी होती है राज्यपाल के पास, वो भी विधानसभा है जो उसका सेशन बुला सकते हैं अगर विधानसभा फंक्शन में उस टाइम पे नहीं है तो, सेशन में नहीं है तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये प्रेसिडेंट के बारे में था कुछ। आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 61, ये कुछ जरूर आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 57 और ये कुछ नाम जो बताए, ऑफिस ड्यूरिंग डेथ हुई है या पहले जो सीजेआई थे वो एज ए प्रेसिडेंट रहे, आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, ये यूजफुल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इमरजेंसी पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352,
या फिर किसी राज्य में इमरजेंसी लगानी हो आर्टिकल 356, या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी हो आर्टिकल 360, ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, कई बार मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल राष्ट्रपति का शासन राज्य में आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 63 है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए, ये इलेक्टेड होने चाहिए। जो अभी जगदीप धनखड़ साहब बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये इलेक्ट हुए हैं। कहाँ से इलेक्ट हुए हैं? बोथ द हाउस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उनसे इलेक्ट हुए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन किसके होते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है? राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, और उसी को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा है ये अपर हाउस है, लोकसभा है लोअर हाउस है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोकसभा को पीपल्स हाउस बोलते हैं। ये जो लिखा है कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे उपराष्ट्रपति इसके राज्यसभा के, ये किस में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 64 में। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक एक को नोट करें या ध्यान में रखें, या फिर इसको सीरियसली याद रखें। जो उपराष्ट्रपति है उनकी सैलरी 4 लाख के अराउंड होती है पर मंथ। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे देश के? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन से थे? जिनकी ऑफिस टाइम पे ही, उनके कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई थी, वो थे श्री कृष्णकांत। कृष्णकांत ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी इनके ऑफिस में कार्यकाल में डेथ हो गई थी। ये 1997 से और 2002 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं देश के। ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 64। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। देखिए ये जो आपको यहाँ बताया जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और जो कुछ बचेगा वो टेस्ट में कवर करवा देंगे, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आर्टिकल 74 में है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो एड और एडवाइज करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद है वो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के हेड होंगे और वो राष्ट्रपति को इनको है जो एडवाइज करेंगे। दूसरा, जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो भी अपॉइंट कौन करता है उनको? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो अदर मिनिस्टर्स है कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा भी उनको अपॉइंट कौन करता है? तो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ये किस में लिखा हुआ है? अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ये आर्टिकल 75 फर्स्ट में लिखा हुआ है। देखिए कोई भी मिनिस्टर बना दिया, अब वो ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उनको, चाहे इलेक्शन लड़े या राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जाए। ये आर्टिकल 75 फिफ्थ में लिखा हुआ है। ये एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है मंत्री परिषद, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिस्टर्स की जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोकसभा के प्रति होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकसभा रिमूव कर सकती है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। आपने देखा होगा कई बार सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा में, वो आर्टिकल 75(3) में लिखा हुआ है सरकार गिराने का कि आप नो कॉन्फिडेंस में नहीं है सरकार, तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा में। जो मिनिस्टर्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनके डिपार्टमेंट के प्रति इनको हटाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, और ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके डिपार्टमेंट के प्रति। हर मिनिस्टर की इनके डिपार्टमेंट के प्रति इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आर्टिकल 75(2) में लिखा हुआ है। ये तमाम आर्टिकल है, ध्यान में रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद उसके हेड होते हैं। ये राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं, जो भी मेजोरिटी की पार्टी होती है लोकसभा में उनके ही प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, पूरी तरह पूर्ण बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो राष्ट्रपति के पास ये डिस्क्रेशन है, पावर, कि वो अपनी चॉइस का प्रधानमंत्री चूज कर सकते हैं। ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज वगैरह हैं वो किस में मेंशन है? आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज वगैरह हैं वो इसमें मेंशन है। एक और चीज, अगर सरकार हार जाती है लोकसभा में तो प्रधानमंत्री और उनका जो सारा कैबिनेट है उनको रिजाइन करना होता है, लेकिन वो राज्यसभा में हारते हैं तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दें। ये ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट डिफीट होती है लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर और उनके पूरे कैबिनेट को रिजाइन करना होता है, लेकिन अगर वो डिफीट होते हैं राज्यसभा इलेक्शन में तो वहाँ पे रेजिग्नेशन ऑब्लिगेटरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीज़ें कुछ देख लेते हैं जो पूछी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये सभी को पता है, और वो ही सबसे अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आज तक सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री रहे हैं। एक अकेले जो एक्टिंग एज ए कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा है, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और एक बार नहीं ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जब लाल बहादुर शास्त्री की जो ताशकंद में डेथ हो गई थी उस टाइम पे भी गुलजारी लाल नंदा एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे थे दूसरी बार। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह है ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया वाइल ही इज इन ऑफिस। पार्लियामेंट को फेस नहीं किया कभी, ये थे चौधरी चरण सिंह। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? सबसे यंगेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो राजीव गांधी जी रहे हैं, और जो सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं वो रहे हैं मोरारजी देसाई। सबसे कम टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर का कोई शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है तो वो रहा है मई 1996 से और जून 1996 तक अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम रहा था। 13 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। मई 1996 से जून 1996, 13 दिन के लिए अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहे थे। सबसे कम टाइम के लिए ये शॉर्टेस्ट टेन्योर है। देखिए, आप कुछ भी नहीं छूटेगा, यहाँ तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए।
आपको नोट्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। कंटिन्यूटी ज़रूरी है, ऐसे नहीं आप 3 दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े तो वो उसमें फिर आपका नहीं हो पाएगा। कुछ लोग जो पिछली बार भी सीरियस नहीं थे, उनमें से कुछ लोग इस बार भी सीरियस नहीं है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट के 7 दिन में जो हम टेस्ट सीरीज़ फ्री प्रोवाइड करवा देंगे और वो 7 दिन में पढ़ के सब कर लेंगे। तो पिछली बार भी इसी मौके में थे कि लास्ट के 7 दिन में फ्री मिल जाएगा और वो कर लेंगे। इस बार भी वो फ़ोन करके यही पूछ रहे हैं कि कब फ्री देने वाले हो, तो इसका मतलब वो इस बार भी सीरियस नहीं है। तो ऐसे लोगों को टाइम वेस्ट करना होता है। यूनियन लेजिस्लेचर, जो यूनियन लेजिस्लेचर है ये लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन है और इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब होता है राज्यसभा जो अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इसको बोला जाता है पार्लियामेंट। इन तीनों से को मिला के जो है वो पार्लियामेंट इनको बोला जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है ये, और यही यूनियन लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन का मतलब ही क्या है, पार्लियामेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना यूनियन लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 79। देखिए अभी एक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के टाइम पे जो अभी रिटायर हुए हैं, जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया जी, उन्होंने एक नया सिस्टम कहें या फिर उन्होंने एक नई ट्रेडिशन शुरू किया था कि पहले तो क्या है कोई हिंदी या इंग्लिश में ही अपनी बात रखते थे पार्लियामेंट में, लेकिन वेंकैया जी ने ये शुरू किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है कि कोई भी अपनी मदर टंग में भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंबर को अलाउ किया जा सकता है कि वो एड्रेस करे हाउस में उनकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, और ये तमाम बहुत सारे लोगों को वेंकैया जी ने अलाउ किया था। ये ध्यान रखिएगा। ये भी जो मोशन ऑफ थैंक्स था उनका, जो उसमें कई लोगों ने इसका जिक्र भी किया था। ये यूनियन लेजिस्लेचर है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा है, अपर हाउस है। पहली मीटिंग राज्यसभा की कब हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली मीटिंग हुई थी, पहली सीटिंग हुई थी। इसमें आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि इसमें 250 मेंबर होंगे, जिसमें से जो 238 है 238 मेंबर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज से, जैसे अभी इलेक्शन हुए थे राज्यसभा के, और जो 12 मेंबर हैं वो एक्सपर्ट होंगे, अलग अलग आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस वगैरह से होंगे 12 मेंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये परमानेंट है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके जो मेंबर हैं उनका टेन्योर 6 साल का होता है, लोकसभा में 5 साल, राज्यसभा में 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर इनके उससे रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से। 1/3 मेंबर है जो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में राज्यसभा से। ये किस में लिखा हुआ है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर राज्यसभा से रिटायर होंगे? ये आर्टिकल 83 में मेंशन है। ये परमानेंट हाउस है, ये भी आर्टिकल 83 में ही मेंशन है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए एक जो लोकसभा और राज्यसभा का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि दोनों में जो लेजिस्लेटिव पावर है वो लगभग सेम शेयर करते हैं। ये इसके अलावा बाकी जो मनी बिल है उसको
राज्यसभा के पास पावर नहीं है ओवरराइड करने का, मनी बिल की बात हो रही है, जबकि लोकसभा उसको ओवरराइडिंग पावर है लोकसभा के पास मनी बिल में। मनी बिल लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा है, ये पीपल्स हाउस है। पहली बार लोकसभा की मीटिंग कब हुई थी? सीटिंग पहली बार जो लोकसभा की हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, 13 मई 1952 को। और अभी जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17th कॉन्स्टिट्यूएंट लोकसभा है ये। पहले इसमें 2 एंग्लो इंडियन को किया जाता था, जो 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 530 तो स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, और जो 2 हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियंस। अब वो एबॉलिश कर दिया है, ये ख़त्म कर दिया है। पहले 2, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे, वैसे लोकसभा में 2 किए जाते थे एंग्लो इंडियन के, ये ख़त्म हो गया है। अब ये एंग्लो इंडियन नहीं किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट। एक और इसकी इनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की या लोकसभा की मेंबरशिप का जो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 84 में है कि इसका क्या एलिजिबिलिटी होगी इसका मेंबर बनने के लिए। देखिए, लोकसभा में 25 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना आपको, लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। मनी बिल, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है मनी बिल का, इसको सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। इसको मनी बिल को है जो मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है। कई बार पूछा जा सकता है कि मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन हाउस ऑफ पीपल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसमें मनी बिल को इनिशिएट नहीं किया जा सकता, लोकसभा में ही किया जा सकता है। और 14 दिन का रिकंसिडरेशन राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन का रिकंसिडरेशन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आर्टिकल 111 मनी बिल, इसमें लिखा हुआ है कि इसको रिटर्न नहीं कर सकते राष्ट्रपति, रिकंसिडरेशन के लिए इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को। ये आर्टिकल 111 में मेंशन है, ये ध्यान में रखिएगा आप। है जो आर्टिकल 111, ये जो एज है 25 राज्यसभा के लिए, 30 लोकसभा के लिए, और आर्टिकल 84 जिसमें क्या एलिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेशन हुआ है इसका? ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जो अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, इसमें डिवीजन बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, लार्ज बेंच होती है, ये इस तरीके से होती है। जिसमें 2 या 3 जज होते हैं वो डिवीजन बेंच होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या है? जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जो जजेज होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या लार्ज बेंच बोलते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जजेज हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं इनका अपॉइंटमेंट। और इनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर। क्वालिफिकेशन, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं? वो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या इसमें जो एडवोकेट रहे हों, एक तो या तो जज रहे हों हाई कोर्ट में 5 साल, या फिर हाई कोर्ट में ही 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, एटलीस्ट 10 साल एडवोकेट रहे हों, ये
या फिर वो एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, किसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति की ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहे हों, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इनकी जो मिनिमम एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेज की, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। जजेस का जो कहते हैं जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 125 में मेंशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी 2.8 लाख पर मंथ होती है, अदर जो जजेज हैं उनकी 2.5 लाख पर मंथ होती है। जजेज को कैसे हटाया जा सकता है, जज को हटाया जा सकता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे। इम्पीचमेंट लाया जाता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में, और उसमें टोटल मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी जो प्रेजेंट है, वोटिंग है, टोटल मेजोरिटी का 2/3 मेजोरिटी जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, उससे ही रिजोल्यूशन लाके हटाया जा सकता है। अभी तक 2 जजेज के खिलाफ देश में इसमें पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट महाभियोग लाया गया है। पहले जो थे वी रामास्वामी को 1993 में हटाया गया था महाभियोग लाके पार्लियामेंट में। देखिए वी रामास्वामी पे क्या था, ये हरियाणा पंजाब के जज थे उस टाइम पे, तो इन पे जो इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है उसमें एक्स्ट्रा खर्चा दिखाने का आरोप लगा था। और ये जो वी रामास्वामी है, इनके वकील उस टाइम पे शायद कपिल सिब्बल साहब थे, कपिल सिब्बल इनके लॉयर रहे थे। दूसरे 2011 में जो सौमित्र सेन थे उनको हटाया गया था, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, इनको हटाया गया था महाभियोग लाकर। सो ये 2 नाम ध्यान में रखिएगा। एक और सिक्किम के थे, उनको महाभियोग हटाने का महाभियोग शुरू करते उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के पास है जो कुछ पावर होती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर है या और जो ज्यूरिडिक्शन पावर है उनकी बात करते हैं। देखिए जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट है जो ओरिजिनल, एफिलिएट, एडवाइजरी और रिट ज्यूरिडिक्शन पावर। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ओरिजिनल, एफिलिएट, एडवाइजरी और रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये ज्यूरिडिक्शन से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है ये चीज़ें। जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसमें राज्य और किसी स्टेट के बीच में, सेंटर और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, वो ओरिजिनल डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्य और एक तीसरे राज्य के साथ डिस्प्यूट होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। डिस्प्यूट सेंटर और किसी स्टेट एक साइड पे और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एक साइड पे, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो आप समझ गए होंगे एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। और ये जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं उनके बीच में आपस में जो डिस्प्यूट है वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 131। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 या ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट, आर्टिकल 131 में। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि आप जो लोअर कोर्ट है उससे केस आपका सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील कर दी, हाई कोर्ट में नहीं बात बन रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर रहे हैं, वो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन हो जाता है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन लीगल मैटर्स पे प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति को लीगल मैटर्स में एडवाइज करेंगे, ये आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का लीगल मैटर्स पे। एक और जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या है, आर्टिकल 129 है कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये ध्यान में रखिएगा, ये आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग, इसमें आर्टिकल जो आते हैं, आर्टिकल 148 से और 151 तक
कैग से रिलेटेड है। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 148 में। कैग है जितने भी रिसीट है या एक्सपेंडिचर है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उनकी ऑडिट करता है। कैग एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं इसके, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जो हैं उनके भी। पहले कैग कौन थे देश के? पहले जो कैग थे वी नरहरि राव। पहले कैग कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव ये देश के पहले कैग थे। 1948 से और 1954 तक रहे हैं। ये नोट कर लीजिएगा कहीं। जबकि कैग का ऑफिस कब बन गया था? कैग का ऑफिस बना था 1860 में ही बन गया था, लेकिन ये भारत के पहले थे। जो कैग है उनको भी कैसे हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट से? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे रूल को जैसे हटाया जा सकता है, वही सेम मैनर में कैग को भी हटाया जा सकता है। कैग बाद में है जो किसी भी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकते, जो कोई प्रॉफिट का पद हो उस पर काम नहीं कर सकते। कैग की जो सैलरी है वो कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे सैलरी मिलती है। अभी प्रेजेंट में कैग कौन है? अभी प्रेजेंट में कैग हैं जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू अभी प्रेजेंट में कैग है। जीसी मुर्मू का नहीं पता जिनको, जीसी मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाया था जब पहले जो उपराज्यपाल बनाए थे, ये जीसी मुर्मू ही बनाए थे। जीसी मुर्मू का और ज़्यादा नहीं पता। तो जब जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जीसी मुर्मू। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीसी मुर्मू रहे थे। यही अभी कैग है। और ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, यूनाइटेड नेशन और जो एशिया है उसकी भी जो ऑडिटर हैं उसके चेयरमैन यही है जीसी मुर्मू। यूनाइटेड नेशन का जो एक्सपेंडिचर या फिर एशिया का है उसके चेयरमैन यही है जीसी मुर्मू। एक्सटर्नल ऑडिटर वगैरह, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन का भी पूछा जा सकता है, एशिया का भी पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई होते हैं, वैसे ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। इनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 76 में, कि एक अटॉर्नी जनरल की पोस्ट होगी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे वो कंट्री के, और उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। ये आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? पहले अटॉर्नी जनरल देश के थे एमसी सेतलवाड़। एमसी सेतलवाड़ ये पहले अटॉर्नी जनरल थे आज़ाद देश के। 1950 से और 63 तक 13 साल ये रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अभी प्रेजेंट में है जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन भी वही होती है सेम जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वही क्वालिफिकेशन इनमें होनी चाहिए। फर्क इतना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते वहाँ, विदाउट राइट टू वोट। पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, और ये आर्टिकल 88 में लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
पार्ट जो फिफ्थ है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें जो अब तक हम पढ़ रहे थे ये संविधान के भाग 5 में थी, चाहे वो कैग हो, अटॉर्नी जनरल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, ये जितना भी हमने अभी पढ़ा है ये सब संविधान का भाग 5 था। राज्यसभा, लोकसभा, ये सब, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखते हैं पार्ट 6 द स्टेट्स, और उसमें देखते हैं गवर्नर, राज्यों की बात हो रही है। इसमें कौन से आर्टिकल हैं? पार्ट 6 है वो आर्टिकल 152 से और 237 तक। मैं फिर कह रहा हूँ, मैचिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पार्ट 6 कहाँ है? आर्टिकल 152 से और 237 तक है। गवर्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं देश के, वैसे राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ऐड होते हैं स्टेट के गवर्नर। ये किस में, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द सेम गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। एक राज्यपाल एक या एक से ज्यादा राज्यों के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। ये किसमें? ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है, 155 में। इनके अपॉइंटमेंट का जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। किस बेस पे? ये आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 156 में क्या लिख रखा है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक वो गवर्नर बने रहेंगे। आर्टिकल 161 ये भी गवर्नर से रिलेटेड ही है। इसमें क्या है? आपने देखा होगा आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर थी, किसी की सजा कम करना, डेथ पेनल्टी या उसको माफ करना। सेम आर्टिकल 161 में है, गवर्नर के पास भी पावर है कि अगर कोई कन्विक्टेड है स्टेट लॉ के अंडर तो उसको पार्डन किया जा गवर्नर कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, पनिशमेंट टू किसी पर्सन की जो कन्विक्टेड है अंडर द स्टेट लॉ। तो आर्टिकल 161 है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 है, 72। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 163, इसमें डिस्क्रेशनरी पावर है, पावर्स के बारे में बात की गई है, गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर्स के बारे में, जो इवन राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। और कोर्ट उन पे, ये जो डिस्क्रेशनरी पावर है राज्यपाल की, इन पे कोर्ट कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वहां पे आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग राज्यपाल कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस वगैरह से होंगे। जैसे 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, वैसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, विधान परिषद, उसमें राज्यपाल नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा आर्टिकल 123 1 2 3, इसमें पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल है 213, इसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नर के लिए जो एज होती है 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए गवर्नर के लिए। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर है। इसमें आर्टिकल 163 में लिखा है कि जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे एड एंड एडवाइज किसको? गवर्नर को। यह आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल 165 में क्या है कि हर स्टेट के एडवोकेट जनरल होंगे। अभी हमने पढ़ा था सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। वैसे ही
आर्टिकल 165 में है कि हर स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होने चाहिए। आर्टिकल 169 क्या कहता है? ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, विधानसभा। आर्टिकल 169 किसी भी स्टेट में कोई नई विधान परिषद बनाया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, या किसी विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। ये आर्टिकल 169 में है। अभी कितनी विधान परिषद है टोटल? अभी इंडिया में है जो 6 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है। वो हैं आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, और महाराष्ट्र है, यूपी है, और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर हैं वो 60 से और 500 के बीच में वेरी करते हैं। 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए विधान परिषद में। इसमें असेंबली में, विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में 60 से और 500 के बीच में मेंबर होने चाहिए। 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, यहाँ 60 से कम मेंबर हैं विधानसभा में। ऐसे जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी स्ट्रेंथ है जो एक तो फिक्स है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो विधानसभा है उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में, और जो मिनिमम है वो 40 फिक्स कर रखी है कि 40 मिनिमम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, अभी हाई कोर्ट देखते हैं। आप जब हाई कोर्ट पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट को भी वापस रिवाइज कर लीजिएगा। हाई कोर्ट देखिए, पहला सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ये 1862 में बना था। हालांकि बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट भी 1862 में ही बने हैं, लेकिन कलकत्ता सबसे पहले का है। अब अभी प्रेजेंट में देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? अभी देश में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल। और जो सबसे नए हाई कोर्ट है उनकी बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के जो ये हाई कोर्ट हैं ये लेटेस्ट 2013 में बने थे। और सबसे जो अभी का है 25th हाई कोर्ट कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश का। 25वां हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश का। ये कब से एग्जिस्टेंस में आया है? ये जनवरी 1 2019 से, 1 जनवरी 2019 से ये फंक्शन करना शुरू किया, एग्जिस्टेंस में आया है। 25वां हाई कोर्ट देश का आंध्र प्रदेश। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे है। आज के लिए डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, अराउंड 22.75% डिस्काउंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फिर वो डिस्काउंट नहीं रहेगा। पार्ट 9 द पंचायत। पंचायत जो है ये आर्टिकल 243 से और 243O ये पंचायत है। पंचायत की बात हो, पार्ट 9 और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कब हुआ है? 1992 में। ये ध्यान रखना है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या होगा? विलेज लेवल पे होगा एक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होगी एट विलेज लेवल। दूसरा जो होगा पंचायत समिति होगी, ये ब्लॉक लेवल पे होगी। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी। और तीसरा जो जिला परिषद है, जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये पार्ट 9 में पंचायत में है, आर्टिकल 243 से 243O 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992।
बस यही ध्यान रखना आपको, इससे ज़्यादा इधर उधर जाना ही नहीं है। पार्ट 9th ए, पार्ट 9th ए में म्यूनिसिपैलिटीज़ है। म्यूनिसिपैलिटीज़ ये आर्टिकल 243 पी से और आर्टिकल 243 जेड जी रट लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है मैचिंग क्वेश्चन में। पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें ये म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई गई थी। 3 तरह का इसमें सिस्टम था म्यूनिसिपैलिटीज़ में, जैसे उसमें भी 3 टायर सिस्टम था, इसमें भी 3 टाइप की लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ इसमें 3 टाइप की कौन सी है? एक तो नगर पंचायत, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये ध्यान रखना आपको। नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पहला जो म्युनिसिपल बॉडी था, पहला म्युनिसिपल बॉडी मद्रास, ये 1688 में ही बना दिया था। और जो कलकत्ता और बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, ये 1726 में बने हैं, ध्यान में रखिएगा। मद्रास सबसे पुराना है। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, इनकी पॉपुलेशन होती है ग्रेटर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज़्यादा आबादी। और जो नगर पंचायत है, अर्बन एरियाज में 30,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम। इसकी पंचायत की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम। म्युनिसिपल जो काउंसिल है, उसमें भी जो अर्बन एरियाज है उसमें 2 लाख या इससे कम। अब बात करते हैं पार्ट 11 की। देखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे यहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन, ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 245 से और 263 में। इसमें है स्टेट और यूनियन के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होंगे और फाइनेंशियल रिलेशन होंगे। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन होंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 262 है। इसमें क्या है? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में जो रिवर डिस्प्यूट है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट या रिवर वैलीज, या आर्टिकल 262 में है। एक और जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 263। 263 क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल किस में है? आर्टिकल 263 में। पार्ट 12, इसमें क्या है? 12वें भाग में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, इसमें खर्चे का जो भी खर्चा है उसका लेखा जोखा है, इनकम, खर्चा, इसका। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। पार्ट 12 में आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड और कॉन्टीजेंसी फंड, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पार्ट 14 की बात करते हैं। इसमें सर्विसेज यूनियन और स्टेट के अंडर में,
ये जो है पार्ट 14, ये आर्टिकल 308 से और 323 तक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट्स हैं उनकी कहाँ से किस आर्टिकल से और किस आर्टिकल तक ये पार्ट है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 है। पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट के लिए, यूनियन और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। पहला जो पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ था वो 1926 में सेटअप हुआ था। ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1926 में ली कमीशन ने रिकमेंड किया था, उसके बाद ये सेटअप हुआ था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसमें क्या मेंशन है, उसमें एक तो फेडरल सिस्टम था और एक प्रोविंशियल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम और प्रोविंशियल सर्विस कमीशन दो हुआ करते थे। ध्यान रखना, पूछा जाता है। यूपीएससी की बात करते हैं, आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे भी जाएंगे। यूपीएससी है और स्टेट पीएससी, ये हर राज्य में एक स्टेट पीएससी होना चाहिए। इनका अपॉइंटमेंट है यूनियन के लिए। यूनियन के लिए जो अपॉइंटमेंट का काम है वो प्रेसिडेंट करेंगे। जो स्टेट में जो पीएससी है उसके जो अपॉइंटमेंट का काम है वो गवर्नर करते हैं, राज्यपाल। देखिए, इनके मेंबर वही बन सकते हैं, कम से कम आधे मेंबर जिनके पास 10 साल का सिविल सर्वेंट का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 10 साल का। आधे मेंबर, आधे तो अपनी मर्जी से और दूसरे लगा देते हैं, किसी प्रोफेसर को लगा दिया, किसी और को लगा दिया। इनकी जो रिटायरमेंट की एज है, यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के जो मेंबर है उनकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर है। और जो स्टेट लेवल पे पीएससी है, स्टेट पीएससी, उनके जो मेंबर, स्टेट पीएससी या जॉइंट कमीशन, उनके जो मेंबर हैं उनकी 62 ईयर रिटायरमेंट की एज होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इलेक्शंस की। इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन है। इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है सारा आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। इसमें जो आर्टिकल 324 है उसमें है कि क्या डायरेक्शन होंगी, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के पास होगा, क्या पावर होंगी, क्या, ये सारा इसमें आर्टिकल 324 में है। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन के पास होगा। आर्टिकल 325 में क्या मेंशन है, सिंगल इलेक्टोरल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा। और कोई भी पर्सन जो इलिजिबल और इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, किसी पे भी धर्म, जाति, इसके आधार पे उसको इलेक्शन से दूर नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 326 में क्या है, हर आदमी जो 18 साल का जो जिक्र है इलेक्शन का, 18 साल का वोटिंग का राइट्स है, वो इसी में दे रखा है। एडल्ट सफरेज बोलते हैं उसको, वो आर्टिकल 326 में ही है कि 18 साल का जो सिटीजन है इंडियन, वो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस के साथ साथ ये क्वाजी जुडिशियल है, क्वाजी जुडिशियल है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनॉमस, क्वाजी जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन
ये कब एस्टाब्लिश हुआ है? ये हुआ है 25 जनवरी 1950 को अंडर द आर्टिकल 324। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये ध्यान रखना। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी मार्च 1950 को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है उसकी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन था, और जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड है उसकी रिकमेंडेशन पे 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूएट किया गया था। और उसके चेयरमैन कौन थे? ये ध्यान रखना आपको। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में एस्टेब्लिश हुआ है बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिकमेंडेशन पे प्लानिंग कमीशन बना था। और 1946 में ये कमीशन बना, इसको रिकमेंड किया था, और उस जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था उसके चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। अब प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। ये नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है अब इसको। नीति आयोग की बात करते हैं। ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये पॉलिसी थिंक टैंक है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ही ये बनाया है 2015 में। और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके हेड होते हैं एज ए चेयरपर्सन। ये 2015 में बनाया था। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये जो नेशनल प्लान है उसका रिव्यू करने के लिए ये बनाई गई थी 1952 में, कि जो नेशनल प्लान है, राष्ट्रीय प्लान है, उसका रिव्यू करने का काम था एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हुआ करते थे एनडीसी के। ये क्या थी? ये एक तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी और एक्स्ट्रा लीगल थी। इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था, इसीलिए इसको भी ख़त्म कर दिया है, अबोलिश कर दिया है। और अबोलिश करके रिप्लेस कर दिया नीति आयोग आ गया। अब फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड करवाता है वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? क्वाजी जुडिशियल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? फाइनेंस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राष्ट्रपति हर 5 साल में। हर 5 साल में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वित्त आयोग को। इसमें फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और इसके अलावा 4 मेंबर और होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और उसके अलावा 4 अदर मेंबर और होते हैं इसमें। अभी प्रेजेंट का इसका देख लीजिएगा, अदरवाइज टेस्ट में करवाया है तो उसको रिपीट करने का क्या फायदा। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी है, ये सारा
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया, चाहे वो अमेंड कैसे करना है, ये सब कुछ आर्टिकल 368 में है। 368 में क्या दे रखा है, आप संविधान में कुछ भी अमेंड करोगे तो 368 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो केशवानंद भारती केस था। केशवानंद भारती केस नहीं पढ़ा अभी तक भी तो अब फिर पढ़ लीजिएगा, कम से कम 10वीं बार बोल रहा हूँ कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, केशवानंद भारती केस को, 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 को फॉलो करना पड़ेगा। तो संविधान में कुछ भी अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 देखना पड़ेगा। ये पॉलिटी खत्म हो चुकी है, आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आज के लिए ऑफर और एक्सटेंड कर दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है, उसमें आपको नोट्स, टेस्ट, सोल टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो सब मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।